अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। पिछले कुछ 8-10 दिन में बहुत बार मैंने सोचा कि मैं आऊँ और आपके साथ बातें करूँ और शेयर करूँ कि मैं ये जो कुछ इतने दिनों में हुआ है पाकिस्तान में उसके बारे में क्या फ़ील कर रही हूँ या मेरा उसके बारे में क्या तासुरात हैं। लेकिन हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि कुछ जज्बात पे काबू रखना, कुछ गम पे, कुछ गुस्से पे काबू रखना वाकई मुश्किल था और उसमें आके एक बैलेंस्ड तरीके से बात करना कुछ मुश्किल था। लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि हम सब तकरीबन एक ही बोट में हैं, एक ही तरह से फील कर रहे हैं। 9 मई को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, जिस तरह से एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ जो तरीका कार इख्तियार किया गया उनको अगवा करने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि ये कोई गिरफ्तारी तो नहीं थी, ये एक अगवा था। ये एक बहुत ही घिनौनी साजिश जो चल रही थी, पूरी प्लान उसी की एक कड़ी थी। और उसके लिए जैसे कि मैं हमेशा कुछ तारीख की कुछ पुरानी बातें करती हूँ कि उनसे सीखा जाए या उनसे कड़ियाँ मिलाई जाएं, तो इसमें भी मैं वहीं से बात शुरू करती हूँ। तो खान साहब ने बार बार हमको लंदन प्लान के बारे में कहा है। लंदन प्लान, लंदन में कौन बैठा हुआ है? लंदन में वो कौन साहब हैं जो एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जमानत देकर गए थे कि वो इलाज करा के वापस आ जाएंगे 4 हफ्ते के अंदर? 5 साल होने को आए हैं, वो वहीं बैठे हुए हैं। वो एक मफरूर मुजरिम है जिनकी बेटी, जिनकी साहिबजादी पाकिस्तान में बैठी हैं, जिनके छोटे भाई जो हैं वो इस वक्त इस हुकूमत की सरबराही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो अपनी सरजमीन पे नहीं आ रहे। और वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वो एक फरार मुजरिम, एक एब्सकॉन्डर पाकिस्तान की स्टेट की सिक्योरिटी के बारे में साजिशें कर रहे हैं बाहर मुल्क में बैठ के। लंदन प्लान का हिस्सा था कि किस तरह से खान साहब को और उनकी पार्टी को मलाइन किया जाए, उनको सियासत की दुनिया से हटाया जाए। और इसी वजह से इलेक्शन से तो ये डरती हैं, क्योंकि इनको पता है कि आज भी, बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी, खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इलेक्शन में तो ये आएंगे ही नहीं। तो ये सब बकवास थी कि वोट को इज्जत दो, जबकि वोट को तो इज्जत देनी ही नहीं थी। इज्जत तो हमेशा से नोट को दी जाती थी। और जिन नोटों के बिना पे ये पेंट हाउस पायरेट्स जो इनको कहा जाता है, ये अपने पेंट हाउसेस में वहां बैठ के हमारे मुल्क के बारे में फैसले करते हैं। खान साहब का गुनाह क्या था? खान साहब का गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो ही चाहते हैं कि ये एक पुराना, एक फरसूदा निज़ाम बदला जाए, जहां पे गरीब के लिए एक कानून है और अमीर के लिए दूसरा कानून है। क्या ये अपने मुल्क के लिए जमहूरियत मांगना, अपने मुल्क के आईन को प्रोटेक्ट करना और उसको एनफोर्स कराना ही अगर जुर्म है, तो मेरे ख्याल में हम सब मुजरिम, हम सब बागी हैं। खान साहब को रास्ते से हटाना चाहने की ही ये एक मुहिम थी। ये मैं दोबारा इस वजह से कहती हूँ कि दोबारा हम उस दिन के वाकयात की तरफ आते हैं। 9 मई के खान साहब को जिस तरह से फिजिकली वायलेंटली उनको अबडक्ट किया गया था कोर्ट हाउस से, करने वाले और कराने वाले ये बहुत अच्छी तरह जानते थे कि उसका रद्द अमल अवाम में से आएगा। जब जमान पार्क पे हमला हुआ, जब खान साहब इस्लामाबाद जा रहे थे अपनी कोर्ट की पेशी के लिए, और उस वक्त जो उनके साथ कचहरी में जिस तरह से उनको मारने की कोशिश की गई दोबारा, और जब जमान पार्क पे दोबारा बुशरा बीबी के ऊपर अटैक हुआ, उस वक्त जो अवाम का रद्द अमल था, जो गम और गुस्सा था, उसने बहुत क्लियरली ये बात बता दी थी कि अवाम खान साहब की हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और खान साहब अवाम के लिए एक रेड लाइन है। लेकिन इस लाल लकीर को, इस सुर्ख लकीर को, इस रेड लाइन को क्रॉस किया गया जान के, ताकि अवाम में इंतशार पैदा हो। अवाम में इंतशार पैदा हो तो उसमें फिर लोगों को अपनी तरफ से लोगों को बैठाया गया, लोगों को मिलाया गया, ताकि वो लोगों के गुस्से को मजीद चढ़ावा दें, मजीद बढ़ाएं और तशद्दुद की तरफ हालात को लेकर चले जाएं।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान, आप किसी की भी वीडियोस देख लें, और आ गई खुद खान साहब की, हमशीरा की वीडियो आई है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो आई है, हर कोई मुस्तकिल अवाम को रोक रहा था कि किसी भी तरह किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुंचे। कहीं पे कोई बयान नहीं है जहां पे किसी लीडर ने, किसी पार्टी के ओहदेदार ने किसी भी तरह से एंडोर्स किया हो कि किसके वायलेंस की जाए। कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था। अव्वल तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत आप उन लोगों को उठा के जेल में बंद कर दें। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन उसकी एक साफ शफाफ तहकीकात उसकी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे अवाम में ऐसे लोग मौजूद थे जो उन लोगों को उकसा रहे थे। मैं कुछ सबूत आपके सामने पेश कर सकती हूँ, क्योंकि एकदम अब वो ज़माना नहीं रह गया ना। बात यह कि ये वाली जो प्ले बुक है ये बड़ी पुरानी हो गई है, और अब वो ज़माना आ गया है जब हर किसी के हाथ में फ़ोन है, हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर इंसान जिसके हाथ में फ़ोन है वो एक रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट बन गया है। वो आपके लिए हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर देता है। सबूत हैं, खान साहब ने भी कहा है और हम भी बार बार कहते हैं कि हमारे पास सबूत हैं कि पार्टी का इस किस्म के इंतशार से कोई ताल्लुक भी नहीं था, और हम बहुत सख्त अल्फाज में उनको कंडेम भी करते हैं। लेकिन ये बताइए कि ये किस कानून में लिखा है कि जब इस तरह के सिविल कोई वायलेंस हो तो मिलिट्री कोर्ट के अंदर उसके बारे में उसकी पेशी हो। ये कहाँ लिखा है कि, लेकिन फिर मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इस मुल्क का कानून, इस मुल्क के आइन की तो कोई कदर रही नहीं गई है। ना इलेक्शन के बारे में ले लें, ना हुकूमत के बारे में। ये भी बात कर लेते हैं कि आज तक पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में केयर टेकर गवर्नमेंट है कि किस तरह से, जबकि 90 दिन पूरे हो जाने के बाद वो इलेजिटिमेट है, वो गैर कानूनी है। उन लोगों को तो वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो ना सिर्फ वहाँ बैठे हुए हैं, वो वहाँ बैठ के जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और टीवी पे आके इंटरव्यूज दे रहे हैं, जबकि वहाँ पे उनका होना ही गैर कानूनी है। बात दोबारा करते हैं कि हमारे पास सबूत हैं, और बिल्कुल क्लियर बात है। एतजाज एहसन साहब ने, जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, जो एक महनाज लॉयर हैं, जो हमेशा एक सुलझी हुई बात करते हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली अपनी तकरीर में इस बात को कह दिया है कि कोई तरीक़ेकार था ही नहीं कि जिसमें लिबर्टी से लेके 2.5 किलोमीटर दूर पैदल चल के अवाम जो है वो पहुंच गई कोर्ट कमांडर हाउस तक, और वहां पे जो है उनको किसी ने रोका नहीं। वैसे तो 50 लोग मार दिए, गोलियां मार दी उनको, लेकिन उनको किसी ने रोका नहीं, दरवाजे खोल के दे दिए कि अंदर आ जाओ। जबकि वहां पे चेक पोस्ट्स होते हैं, चेक पॉइंट्स होते हैं, वहां पे कोई इंसान अंदर आ ही नहीं सकता है। किधर है? अच्छा, और फिर आप लोगों ने जिन लोगों को इस इंतशार के लिए उठाया, वो कोर्ट के सामने क्यों पेश नहीं हुए? कोई भी जब गिरफ्तारी होती है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने लाए जाते हैं मुजरिम। किधर है वो मुजरिम? लेकिन एक बार फिर मैं कहती हूँ, ये पाकिस्तानियों, ये बात याद रखो कि इस मुल्क में ना कोई कानून है और ना ही कोई आईन है। इस वक्त नाम हम कुछ भी दे दें, लेकिन जमहूरियत ये नहीं है। और एक दफ़ा फिर अपनी तारीख को याद रखिए। हमारे मुल्क में ये सिलसिला शुरू उस वक्त हुआ था जब हमारे मुल्क का आइन नहीं बनने दिया गया था। उसके बाद सबसे पहली दफ़ा 1965 में जब अयूब खान ने ज़बरदस्ती कायदे आज़म की हमशीरा बानी पाकिस्तान में से एक खातून, हमारे जो मुल्क की इज्जत है, हमारी फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया गया था, और उसके बाद वो जाके इन्होंने इलेक्शंस को रिग करा था, और वो पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया था। एक उस पार्टी को लेकर आ गए थे सामने, उस पार्टी को जो कि एक जमहूरियत के हिसाब से, जो कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ मुल्क में जीत सकती थी, उस पार्टी को मलाइन करके और मुल्क को तोड़ के 2 टुकड़ों में कर दिया गया था। आज फिर उस तारीख को दोहराया जा रहा है। याद रखिए,
भुट्टो कल भी जिंदा था, भुट्टो आज भी जिंदा है। 1971 में वही भुट्टो थे जो कि जनरल अयूब के साहिबजादे बने हुए थे, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे और बाद में सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। आज भी एक भुट्टो के नाम रख के बिला वजह, मैं तो कहती हूँ उनको बिलावल जरदारी जो है वो अपने आप को भुट्टो कहते हैं, खून तो वही है। और आज भी उनको फॉरेन मिनिस्टर बना के और एक इस तरह से जगह पे बिठाया गया है कि वो उस हुकूमत का हिस्सा हैं जो इस वक्त इस मुल्क के सियासी माशी बहरान की जिम्मेदार है। इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इस मुल्क की बका के लिए ये ज़रूरी है कि इस मुल्क के आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इस मुल्क की कानून का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि जब ये एक जमहूरियत है, जब ये इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है, तो जमहूर की आवाज़ को नक़ारा खुदा समझा जाए। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करना, उन बेगुनाहों, उन हज़ारों बेगुनाहों की हिफाजत करना और उनको इंसाफ दिलाना जो इस वक्त बिला वजह सिर्फ एक लंदन में बनाए हुए प्लान की वजह से बहुत ही बुरे हालात में जेलों में बंद हैं। हमारे उन तमाम पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर या अल्लाह रहम करना जिनके ऊपर शदीद प्रेशर हो रहा है, जुल्म और ज़्यादती हो रही है, ताकि वो अपने बिलीव्स को, अपनी पार्टी को छोड़ दें। हमारे मुल्क की बका के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। ये याद रखिए कि ये वो दोराहा है जिसमें हमको डराया जा रहा है कि हम अपने हकूक़ के लिए आवाज़ ना उठाएं और चुप करके पीछे उठ जाएं। तो क्या हम दोराहे में से कौन सा रास्ता अपनाएंगे? क्या हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, या हम डर के एक दफ़ा फिर जमहूरियत को खैर बात कह के, आमरीत को तस्लीम करके और अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी को हमेशा के लिए सिर्फ एक ख्वाब बना के छोड़ देंगे? ये फ़ैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।